नमस्कार, ए टू जेड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं हकीकत का अध्ययन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। बीस दिन में 2 बड़े मंचों से भारत की पाकिस्तान को खरी खरी। आज पाकिस्तान दौरे पर संसद में बयान देंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। गुजरात में बीजेपी ने पटेल पर फिर किया भरोसा। नितिन पटेल सीएम पद की रेस में सबसे आगे। आज शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक में हो सकता है ऐलान। यूपी में नहीं थम रही दरिंदगी। 36 घंटे के भीतर ग्रेटर नोएडा में रेप की 3 वारदात। बलात्कार पीड़ितों में 2 नाबालिग। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हुई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सर्जरी। वाराणसी में रोड शो के दौरान बाएं कंधे में हुआ था फ्रैक्चर। मुंबई गोवा हाईवे के मलाड में सावित्री नदी में बहे पुल के बाद तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक नदी से निकाले गए हैं 17 शव। और इस वक्त की अगर बड़ी खबर की बात की जाए तो वो आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां एक बार फिर तनाव देखने को मिला है। लगातार पिछले 27 दिन से जम्मू कश्मीर में तनाव के हालात बने हुए हैं और डोडा, बनिहाल और किश्तवाड़ जिले में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने मोबाइल इंटरनेट सेवा अस्थायी तौर पर बंद कर दी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़, डोडा, बनिहाल ये 3 जिले हैं जहां हालात अब तक सामान्य नहीं हुए हैं। एक बार फिर वहां हिंसक झड़पें हुई हैं और स्थिति वहां पर अब तक सुरक्षा बलों के काबू में नहीं आई है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सुरक्षा बल चौकस हैं और एहतियात के तौर पर अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए एक बार फिर डोडा, बनिहाल और किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर के जो जिले हैं इनमें इंटरनेट सेवा अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई है। और बात करें अगर बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर गैंगरेप पर देश भर में जारी राजनीति के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीड़ितों पर मुआवजे का मरहम लगाया है। सीएम ने दोनों रेप पीड़िताओं को 3-3 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अखिलेश सरकार ने दोनों रेप पीड़ितों को गाजियाबाद में एक फ्लैट देने का भी आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 3 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। बुलंदशहर में 8 दिन पहले मां बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद ये मामला सुर्खियों में आया और अब अखिलेश सरकार ने गैंगरेप पीड़ितों पर मुआवजे का मलहम लगाया है। दरअसल ये मरहम 3-3 लाख रुपए आर्थिक सहायता के साथ एक फ्लैट का है। और फिलहाल एक और बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां पंजाब के कपूरथला में एक सड़क हादसा हुआ है। सड़क किनारे झुग्गी के अंदर एक ट्रक बेकाबू होकर घुस गया और इस हादसे में झुग्गी में सो रहे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 जिंदगी और मौत की लड़ाई अस्पताल से जूझ रहे हैं। दरअसल कपूरथला के अंदर, पंजाब का कपूरथला है, वहां पर यह सड़क हादसा हुआ है जब एक ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे बनी झुग्गी के ऊपर जा चढ़ा। झुग्गी के अंदर 4 लोग मौजूद थे, जिसमें से 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब बात करते हैं यूपी के अंदर बेकाबू हो रहे बदमाशों की। यूपी के मुजफ्फरनगर में सरे बाजार बदमाशों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों किटों की इस गैंगवार में जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। रशीद और हाजी इस्लाम नाम के 2 अपराधियों के बीच पैसे को बंटवारा
का बंटवारा लेकर एक बहस शुरू हुई और इसके बाद दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि रशीद गुट के लोगों ने 5 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया। घायलों को आनन फानन में पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया, लेकिन 3 ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस गैंगवार के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इलाके में भारी तादाद के अंदर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने इस्लामाबाद गए गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपना दौरा बीच में ही छोड़कर भारत वापस लौट आए हैं। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान में आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर पाकिस्तान को लताड़ लगाई। राजनाथ सिंह आज संसद के दोनों सदनों में अपने पाकिस्तान दौरे और पाकिस्तान की नापाक करतूत की जानकारी देंगे। राजनाथ सिंह पाकिस्तान में 20 घंटे भी नहीं रुके, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को उसके ही घर के अंदर जिस तरह से सिंह गर्जना कर राजनाथ सिंह ने दहाड़ा, उससे पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को पाकिस्तान में जो भाषण दिया था, उसका प्रसारण भी पाकिस्तान सरकार ने बीच में ही रोक दिया और इसी बात से नाराज होकर राजनाथ सिंह वहां लंच करने के लिए भी नहीं रुके और भारत वापस लौट आए। राजनाथ ने ली सबकी क्लास, पाक को पाक में थप्पड़। जी हां, राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान में ऐसी दहाड़ मारी कि पाकिस्तान बेचैन हो गया। आतंकवाद को खुला घुमाने वाले पाकिस्तान की सरजमी से राजनाथ सिंह ने आतंकवादियों को करारा जवाब दिया। सार्क सम्मेलन में गृह मंत्री राजनाथ सिंह आतंकवादियों पर जमकर बरसे। आतंकवाद का खात्मा जरूरी। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए उन संगठनों, व्यक्तियों और देशों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की जरूरत है जो आतंक का समर्थन करते हैं। पाक को खरी खरी। साथ ही राजनाथ सिंह ने दक्षिण सम्मेलन में कहा कि न सिर्फ आतंकवादियों और संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, बल्कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले व्यक्तियों, संगठनों और राष्ट्रों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवाद और आतंकवादियों की केवल निंदा करना पर्याप्त नहीं है। कोई भी अच्छा आतंकवादी या बुरा आतंकवादी नहीं होता। आतंकवादियों का शहीदों के रूप में महिमा मंडन या तारीफ नहीं करनी चाहिए। राजनाथ की मीडिया कवरेज पर लगी रोक। पाकिस्तान का असली चेहरा भी सामने आ गया। सार्क सम्मेलन को कवर करने की इजाजत सिर्फ पाकिस्तान के राष्ट्रीय चैनल पीटीवी को थी। भारतीय मीडिया को भी कवरेज की इजाजत नहीं दी गई थी। पीटीवी ने अपने प्रसारण में राजनाथ का भाषण प्रसारित ही नहीं किया। माना जा रहा है कि नवाज शरीफ सरकार ने तत्काल उनके भाषण को पाकिस्तान में प्रसारित करने पर बैन लगा दिया और पाकिस्तान का चेहरा उस वक्त भी सामने आया जब उसने नवाज शरीफ का पूरा भाषण दिखाया। वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय ने ब्लैकआउट की खबरों को गलत बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि गृह मंत्री की इस्लामाबाद में बैठक के रेफरेंस के अनुसार कोई ब्लैकआउट नहीं हुआ था। ये खबरें गलत हैं। उधर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान के आंतरिक सुरक्षा मंत्री चौधरी निसार अली से आमना सामना हुआ तो दोनों नेताओं ने बमुश्किल ही एक दूसरे से हाथ मिलाए। दोनों नेताओं ने मुश्किल से एक दूसरे को हाथ को छुआ। इसके बाद राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के आंतरिक सुरक्षा मंत्री की तरफ से आयोजित मंत्रियों के लंच का बहिष्कार कर दिया और लंच के आयोजक चौधरी निसार भी वहां से चले गए, जिसके बाद राजनाथ सिंह इस्लामाबाद से सीधे दिल्ली लौट आए। अब शुक्रवार को राजनाथ सिंह संसद में अपना भाषण देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, A2Z न्यूज। तो राजनाथ सिंह पाकिस्तान की जमीन पर पाकिस्तान को फटकार लगाने के बाद अब भारत में हैं। आइए सुनते हैं यहां लौटकर क्या कहा राजनाथ सिंह ने और पाकिस्तान के गृह मंत्री का क्या कहना था राजनाथ सिंह के सार्क सम्मेलन में शिरकत करने और उनके भाषण पर। इंडिया में ऐसे होता है तो उन्होंने पूरा बकायदा वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। 2000 प्रोटेस्टर्स में कैसे लेते हैं आप उसे? जम कर दिया। लेकिन सर इंडिया में ऐसे होता है तो उन्होंने पूरा बकायदा वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। 2000 प्रोटेस्टर्स में कैसे लेते हैं आप उसे? जम कर दिया। लेकिन सर सिर्फ लफाजी की आड़ में मेरे मुल्क को तनकीद का निशाना न बनाएं। नाम लिया गया
कि दहशतगर्दी हुई है ढाका में, मुंबई में, एक और तीसरा नाम भी लिया गया जी, पठानकोट में। मैंने कहा कि दहशतगर्दी जहां भी हुई है वो काबिल मजम्मत है। अभी कॉन्फ्रेंस आई, हम एक दूसरे पर फिंगर पॉइंटिंग करें और इल्जामात की बौछार करके उठ के चले जाएं, मैंने कहा ये हल नहीं है। इसका हल ये है कि हम बैठकर मुज़ाकरात करें। अगर आपको हम पे रिजर्वेशंस हैं, हमें आप पे रिजर्वेशंस हैं, तो सिर्फ ये मुंहमारी होती रहेगी या हम बैठकर मसले का हल तलाश करेंगे? और क्या कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह संसद के दोनों सदनों में अपना बयान भी देंगे। A to Z न्यूज के अंदर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, देखते रहिए A to Z न्यूज। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी, तुम्हारी बेटी राज करेगी। सितारा कलेक्शन बाय श्री राज महल ज्वेलर्स, रानी जैसी बेटियों के लिए। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे गृह मंत्री राजनाथ सिंह की। उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर ही जाकर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है और अब कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान को एक आईना दिखा दिया है और कहा है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का मुद्दा है, इस मुद्दे पर तीसरा पक्ष हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि यूएन से झटके के बाद अब पाकिस्तान कहां जाएगा? पाक को यूएन से झटका। सार्क सम्मेलन से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर का राग अलापा और कहा कि इस्लामाबाद की विदेश नीति की बुनियाद कश्मीर है। इसके साथ ही नवाज शरीफ ने कश्मीर के मामले में यूएन और अन्य देशों से हस्तक्षेप करने की अपील की थी। अब कश्मीर को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है। यूएन ने कहा कि कश्मीर के मामले में कोई तीसरा पक्ष हस्तक्षेप नहीं करेगा। पाकिस्तान कई बार खुलकर कश्मीर मामले में यूनाइटेड नेशन से हस्तक्षेप की मांग करता रहा है। अब यूएन के इस रुख से पाकिस्तान को करारा झटका मिला है। पाकिस्तान को बहुत करारा थप्पड़ लगाया यूनाइटेड नेशन ने। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यूएन का इसमें कोई लेना देना नहीं है। 1970 के शिमला एग्रीमेंट के बाद में ये इशू एक बायलैटरल प्रॉब्लम है। जो यूएन ऑब्जर्वर ग्रुप है वहाँ पर उनका काम है केवल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और आईबी के ऊपर जो घुसपैठ है, सिर्फ घुसपैठ को रिपोर्ट करना। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है या हिंदुस्तान के कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, वो बोले वो इंटरनल प्रॉब्लम है इंडिया की और पाकिस्तान की, और उनकी आपसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दो तरफा बातचीत से ही सुलझाना। इसमें यूएन का कोई ना हस्तक्षेप करने का कुछ बनता है और ना ही वो करेंगे। भारत पहले ही किसी तीसरी पार्टी को साथ में रखकर कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के पक्ष में नहीं है। पहले भी कई बार पाकिस्तान से बातचीत इसी मुद्दे पर रद्द हुई जब पाकिस्तान ने तीसरी पार्टी को लेकर बात करने की कोशिश की थी। वैसे कई बार पाकिस्तान कश्मीर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो हल्ला मचाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र के सामने भी पाकिस्तान कई बार कश्मीर मुद्दा उठा चुका है, लेकिन यूएन के इस फैसले से अब पाकिस्तान कहां जाएगा?
अब क्या विदेश नीति अपनाएगा, ये देखने वाली बात होगी। रिपोर्ट A2Z न्यूज़। बेशक अब पाकिस्तान क्या रुख अपनाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब बात करें अगर बीजेपी की, तो बीजेपी ने गुजरात में एक बार फिर से पटेल समुदाय पर ही भरोसा जताया है। पटेल आरक्षण आंदोलन के बाद बैकफुट पर खड़ी बीजेपी ने गुजरात में पटेल समुदाय के ही नेता को अगला मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है। आज शाम 4 बजे विधायक दल की होने वाली बैठक में इसका ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि गुजरात के अगले मुख्यमंत्री नितिन पटेल होंगे, जो पार्टी और संगठन दोनों की पहली पसंद बने हुए हैं। बीजेपी ने गुजरात में एक बार फिर से पटेल पर भरोसा जताया है। गुजरात में अगले मुख्यमंत्री नितिन पटेल हो सकते हैं। आज शाम 4 बजे विधायक दल की होने वाली बैठक में नितिन पटेल के नाम पर मुहर लग सकती है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गुजरात के नए मुख्यमंत्री पद के लिए प्रदेश के सभी प्रमुख नेताओं के साथ विचार विमर्श की प्रक्रिया पूरी कर ली। आज केंद्रीय पर्यवेक्षक नितिन गडकरी और सरोज पांडे की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में नए नेता का विधिवत चयन किया जाएगा। राज्य सरकार में मंत्री नितिन पटेल का नेता चुना जाना लगभग तय है। हालांकि विचार विमर्श में प्रदेश अध्यक्ष विजय रूपानी और अन्य नेताओं के नाम पर भी चर्चा की गई। गुजरात में आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद उनके उत्तराधिकारी के चयन को लेकर जारी राजनीतिक गहमागहमी के बीच अमित शाह ने गुरुवार को अहमदाबाद में दिन भर बैठक की। उनसे मिलने वाले नेताओं में नितिन पटेल, सौरभ पटेल, विजय रूपानी आदि प्रमुख नेता शामिल हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित भाई शाह साथे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वी सतीश जी, प्रभारी दिनेश जी અને સાથે સાથે અમારા ઓબ્ઝર્વર નીતિન ગડકરીજી અને મહામંત્રી સરોજ પાંડેજી એ લોકો ઉપસ્થિત રહેશે। રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ પરસોત્તમ રૂપાલાજી પણ ઉપસ્થિત રહેશે અને કાલે નેતાની જાહેરાત થશે બેઠકમાં। એટલે આવતીકાલે બપોરે 4 વાગે महत्वनी बैठक कमलम खाते मरसे। नेता चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पार्टी महासचिव सरोज पांडे आज गांधीनगर पहुंच रहे हैं। वहीं सूत्रों की माने तो अमित शाह ने सभी प्रमुख नेताओं से चर्चा कर एक नाम पर सहमति बना ली है। हालांकि इसका खुलासा बैठक में किया जाएगा। राज्य में पटेल आंदोलन को देखते हुए पार्टी नितिन पटेल के पक्ष में दिखाई दे रही है। वहीं प्रदेश के अध्यक्ष विजय रूपानी ने खुद को मुख्यमंत्री पद के दावेदारों से अलग कर लिया है। वहीं आज होने वाली बैठक में विधायक होने के नाते अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। अब आज शाम 4 बजे साफ हो जाएगा कि पीएम मोदी के गढ़ गुजरात का नया नायक कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट A2Z न्यूज़। वाराणसी का रोड शो बीच में छोड़कर लौटी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की गुरुवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में बाएं कंधे की सर्जरी हुई। बताया जा रहा है कि वाराणसी में रोड शो के दौरान सोनिया गांधी के कंधे में फ्रैक्चर हो गया था। सोनिया गांधी के कंधे की सर्जरी जाने माने सर्जन संजय देसाई ने की है। सोनिया गांधी के फ्रैक्चर को एक वाल्व डालकर प्लेट से जोड़ दिया गया है। मंगलवार को काशी में रोड शो के दौरान डिहाइड्रेशन और लो ब्लड प्रेशर के कारण उन्हें चक्कर आ गया था। वाराणसी में पार्टी के चुनाव कैंपेन की शुरुआत करने पहुंची सोनिया गांधी की रोड शो के दौरान तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया, जहां आर्मी अस्पताल के बाद उन्हें गंगाराम अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। डॉक्टरों का कहना है कि सोनिया गांधी फिलहाल पूरी तरह स्वस्थ हैं। उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है और 1-2 दिन में उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। गुरुवार शाम को उन्हें आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की टीम ने एफबीआई से उनकी मौत की असल वजह पूछी है। अमेरिका के विशेष जांच दल ने वहां एफबीआई अधिकारियों के साथ मुलाकात की है। इससे पहले पिछले साल एफबीआई की रिपोर्ट में जहर के तौर पर किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के इस्तेमाल की आशंका खारिज कर दी गई थी। दो साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन सुनंदा पुष्कर की मौत की गुत्थी आज तक नहीं सुलझी। दिल्ली पुलिस आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाई कि आखिरकार सुनंदा पुष्कर की मौत कैसे हुई। इस अनसुलझी मौत की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए अब दिल्ली पुलिस ने अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई की मदद मांगी है। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अमेरिका में एफबीआई अफसरों से मुलाकात की है। टीम ने एफबीआई लैब से मौत की सही वजह जानने में मदद करने को कहा है। नवंबर 2015 में दी गई अपनी रिपोर्ट में एफबीआई ने सुनंदा की मौत के पीछे जहर की आशंका को खारिज कर दिया था। कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी
सुनंदा की लाश 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के लीला पैलेस होटल के स्वीट नंबर 345 में मिली थी। मौत से एक दिन पहले सुनंदा पुष्कर और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के बीच में ट्विटर पर तीखी बहस हुई थी। सुनंदा ने तरार और थरूर के बीच में अफेयर का आरोप लगाया था। उस समय पत्रकार नलिनी सिंह ने भी दावा किया था कि सुनंदा ने थरूर और तरार के बीच में बीबीएम मैसेज देखने के लिए उनसे मदद मांगी थी। एफबीआई की रिपोर्ट में कहा गया था कि सुनंदा के बिसरा के किसी भी सैंपल में कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ नहीं था। हालांकि रेडियोएक्टिव पदार्थ की मौजूदगी से पूरी तरह से इनकार नहीं किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि बिसरा के सैंपल डिग्रेडेड होने की वजह से ठीक से ऐसे पदार्थों की मौजूदगी की स्टडी नहीं कर सके। वहीं सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेहर तरार से भी पूछताछ की जा चुकी है। पुलिस ने इसी साल फरवरी के आखिरी हफ्ते में मेहर तरार से पूछताछ की थी। तरार से दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में कई घंटों तक पूछताछ की गई थी। उस वक्त मेहर तरार ने शशि थरूर के साथ नजदीकी रिश्ते होने के आरोपों को इनकार कर दिया था। हालांकि उन्होंने माना था कि वह थरूर को जानती हैं और 2013 में एक बुक एग्जीबिशन के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी। यानी जो सवाल 2 साल पहले थे वो आज भी जस के तस बने हुए हैं। पुलिस सुनंदा की मौत के मामले में सैकड़ों लोगों से पूछताछ कर चुकी है, हर एंगल से जांच कर चुकी है, लेकिन आज तक वह यह पता लगाने में नाकाम रही कि आखिरकार किस चीज से सुनंदा की मौत हुई थी। अब एक बार फिर से दिल्ली पुलिस ने एफबीआई से इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए मदद मांगी है। अब देखना होगा कि एफबीआई इस मर्डर मिस्ट्री में कौन सी नई थ्योरी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मुंबई गोवा हाईवे पर बना पुल ढह जाने से पानी में बहे लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तीसरे दिन भी लगातार यह ऑपरेशन चल रहा है। अब तक नदी से 17 शव बरामद कर लिए हैं। इनमें से 15 शवों में से 12 का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। तलाशी अभियान के दौरान 40 घंटे बाद अरब सागर में 80 किलोमीटर अंदर एक ड्राइवर का शव भी बरामद हुआ। फिलहाल बाकी लापता लोगों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। राहत और बचाव दल ने लापता वाहनों का पता लगाने के लिए 300 किलोग्राम का चुंबक नदी में डाला। बताया जा रहा है कि चुंबक में कुछ फंसा है जिसे नदी से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल अभियान में नौसेना और तटरक्षक के जवान लगे हुए हैं। दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुल गिरने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मंगलवार देर रात रायगढ़ जिले के महाड़ के पास ब्रिटिश काल के एक पुल के ध्वस्त हो जाने से राज्य परिवहन की 2 बसों समेत कई वाहन सावित्री नदी के उफान में बह गए थे। बह गई 2 बसों में करीब 22 लोग सवार थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले खाली करवाने का जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने इसी हफ्ते दिया था, उसकी गाज अब 500 से ज्यादा लोगों पर गिरने वाली है। राज्य संपत्ति विभाग ने 500 से ज्यादा लोगों को अपने घर और बंगले का बकाया किराया चुकाने और 2 महीने के अंदर उसे खाली करने की नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। जिन लोगों को नोटिस भेजा जाएगा उसमें तमाम एनजीओ, गैर सरकारी लोग, संगठन, संस्था, ट्रस्ट और पत्रकार शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद राज्य संपत्ति विभाग दिन रात कामों में जुटकर उन लोगों की लिस्ट अपडेट करने में जुट गया है जिन्हें सरकार की ओर से घर मुहैया कराया गया है। फिलहाल इस लिस्ट में 109 संस्थाएं, 21 संगठन, 3 ट्रस्ट, 125 एनजीओ लोग और 300 से ज्यादा पत्रकार शामिल हैं। बुलंदशहर, बरेली, कानपुर और न जाने कितने शहर यूपी में हैं जहां हैवानियत का नंगा खेल जारी है और यूपी पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। यूपी पुलिस एक बार फिर से शर्मसार हुई है। पिछले 36 घंटों में बलात्कार की 3 वारदातों से ग्रेटर नोएडा दहल उठा। पहली वारदात गौतम बुद्ध नगर की है, जहां पर एक युवती के साथ जान पहचान वाले 4 लोगों ने चलती कार में गैंगरेप किया। रेप की पूरी वारदात को पीड़िता ने पुलिस को बताया, जिसके आधार पर पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके अलावा सूरजपुर थाना इलाके में अलग अलग घटनाओं में 2 युवकों ने 2 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किया। आपको बता दें कि एक पीड़ित बच्ची की उम्र महज 4 साल की है, जबकि दूसरी की उम्र 13 साल की है। इन दोनों मामलों में भी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
ही जो आरोपी हैं उन दोनों को जेल भेज दिया गया है। एक कस्बा सूरजपुर का मामला है, एक डेल्टा 2 सेक्टर का मामला है और दोनों ही केसेस में जो आरोपी हैं उनको पुलिस द्वारा उसी समय अगले आधे घंटे के करीब में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल और एसीबी से दिल्ली सरकार के पूर्व चीफ सेक्रेटरी और क्लब के प्रेसिडेंट उमेश सहगल ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की शिकायत की है। उमेश सहगल का कहना है कि स्वाति मालीवाल ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है। उनके क्लब की बहाली का उन पर दबाव बनाया गया और उन्हें बदनाम करने के लिए क्लब के प्रेसिडेंट के खिलाफ धारा 344 के मुकदमे का आर्डर पुलिस को जारी किया गया, जो पूरी तरह से गलत है। और दिल्ली के नरेला में अब किसानों को बिजली कमर्शियल रेट पर मिलेगी। दिल्ली सरकार के इस फैसले के खिलाफ किसानों के साथ साथ बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार किसानों को सब्सिडी देने की सिर्फ बात करती है और अब जो किसानों पर बिजली का जाल बुन रही है। केजरीवाल सरकार का ये फैसला किसानों के साथ सीधा सीधा धोखा है। बिजली मीटर कमर्शियल होने के बाद किसानों को बिजली के दाम 9 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से देने होंगे, जो अभी तक उन्हें 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से देना होता है। A to Z न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हकीकत का अध्ययन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।